हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अपना, जैसा कि पीछे क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबक तो चल रहा था। आज होने वाली है उसकी लास्ट क्लास। आज हम उस चैप्टर को फाइनली न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर खत्म करेंगे। आज उसके लास्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वर्ताकार विद्युत धारा पास एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में किस तरीके से व्यवहार करता है। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि एक वर्ताकार विद्युत धारा पास है, वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति किस तरीके से व्यवहार करता है। देखो, चुंबकीय द्विध्रुव अभी तक हमने कहीं पढ़ा नहीं है। ये जो शब्द है ये किस आधार पर दिया जाता है, सबसे पहले ये आपको समझना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है भाई, विद्युत द्विध्रुव। उसी से कंपैरिजन करके ही ये बनाया गया है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव, और वहां पर विद्युत द्विध्रुव क्या होता था भाई? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय था जो समान परिमाण वे विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अति अल्प दूरी पर रखा जाता था तो क्या बनता था? विद्युत द्विध्रुव बनता था। अब यदि कहीं ना कहीं ये वर्ताकार धारावाही पास ऐसे गुणधर्म या ऐसे कुछ व्यवहार प्रदर्शित करे जो मेल खाते हैं विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड, जैसे विद्युत द्विध्रुव का एक हमने पढ़ा था द्विध्रुव आगुण, विद्युत द्विध्रुव आगुण। फिर हमने इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट और पढ़े थे कि इसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो कितना होता है भाई? 2kp/r³ आया था। इसी तरीके से निरक्षीय स्थिति पर कितना होता है भाई? निरक्षीय स्थिति पर अपने पास आया था kp/r³। तो अगर इनसे सिमिलरिटी प्रदर्शित करने वाले कुछ फॉर्मूले अगर विद्युत धारावाही पास के कारण भी आ जाए तो हम कहेंगे कि जिस तरीके से विद्युतिकी के अंदर विद्युत द्विध्रुव होता है वैसे ही चुंबकत्व में क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव। यही चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखो किस प्रकार से हम देखेंगे कि एक विद्युत धारावाही पास जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको एक चीज इनिशियली याद होना चाहिए कि एक वर्ताकार धारावाही लूप, पास कह सकते हो, या कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखो, आप ऐसे लिखोगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भी? हम जानते हैं कि किसी वर्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने पीछे डेरिवेशन किया है भाई कंप्लीट। किसी वर्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, याद करो इस तरीके से हमने बनाई थी, कुंडली बनाई थी जिसकी त्रिज्या कितनी थी? r। इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, I इस डायरेक्शन में लिया था, और इसके अक्ष पर x दूरी पर हमें कोई बिंदु P लिया था जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो इसके लिए हमने यहां पर दो अल्पांश कट किए थे dl लंबाई के, जिसके कारण यहां पर r डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र बनाया था नियम लगा के कि इसके कारण dB इस तरफ, इसके कारण dB इस तरफ। फिर इसको घटकों में वियोजित किया था, तो यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक ये तो कैंसिल हो गए थे और ये जुड़ गए। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आता है वो कितना आया था? μ0I r² + r²⁻3/2 कैसे आता है? तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, शायद सेकंड जो अपना पार्ट है उसमें आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा बायो सावर्ट नियम से। तो ये जो फॉर्मूला होता है
ये होता है भाई किसी वर्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का। अब मुझे एक चीज बताओ, विद्युत द्विध्रुव के लिए जब हमने अक्षीय और निरक्षीय के लिए डेरिवेशन किए होंगे तो उसमें एक कंडीशन लिखी होगी कि L इज वेरी वेरी लेस देन R हो, यानी द्विध्रुव के जो दोनों के बीच में प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी होती है उसको हम अति अल्प लेते हैं। अगर उसी के समरूप यहां पर कंडीशन अगर मैं अप्लाई करूं कि यदि R इज वेरी वेरी लेस देन X हो तो, यानी इस वर्ताकार धारावाही पास की त्रिज्या बहुत छोटी हो इस X की कंपैरिजन में, तो R स्क्वायर को नगण्य मानने पर, R स्क्वायर को नगण्य मानने पर, देखो अगर R X की तुलना में बहुत छोटा है तो प्लस आर स्क्वायर का इस कैलकुलेशन में कोई खास योगदान नहीं होने वाला है, तो इसको यहां पर हम नेगलेक्ट करेंगे, ऊपर नेगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि गुणा में बहुत फर्क पड़ेगा। तो B बराबर ये आ जाएगा तुम्हारे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो R को नगण्य मतलब 0 मानोगे तो x स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, x क्यूब बच जाएगा। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई कि जब R इज वेरी वेरी लेस देन x हो तो R स्क्वायर को नगण्य मानोगे, तो B बराबर कितना आ गया भाई आपके पास, B बराबर आ गया है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। अब देखो एक चीज बताओ भाई, किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हो, एक वर्ताकार धारावाही लूप। तो वृत्त है तो मुझे यह बताओ वर्ताकार धारावाही पास का क्षेत्रफल क्या होगा, जहां वर्ताकार धारावाही पास का क्षेत्रफल, क्या आप a बराबर पाई आर स्क्वायर लिखोगे, त्रिज्या r है और वृत्त के रूप में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, a बराबर पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं आर स्क्वायर निकालूं तो क्या a अपॉन पाई लिख सकते हो, रे बिल्कुल लिख सकते हो। ये वैल्यू किसके अंदर रख दो भाई, इस फॉर्मूले में रख दो, तो b बराबर आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, a अपॉन 2 पाई नीचे आ जाएगा और x क्यूब। अब देखो यहां पर जो आई ए होता है यह आपको ध्यान रखना है भाई, आई ए एक स्पेशल क्वांटिटी निकल के आने वाली है आपके सामने, यहां जहां आई ए इसको प्रदर्शित करते हैं एम से और जिसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं भाई, चुंबकीय आघूर्ण। आई ए किसी भी वर्ताकार धारावाही लूप में प्रवाहित धारा और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो अगर यहां पर आई ए चुंबकीय आघूर्ण है तो आपका बी क्या बन जाएगा भाई, बी बराबर म्यू नॉट, आई ए की जगह क्या लिखोगे, आई ए की जगह लिखोगे एम बटा नीचे क्या आ गया भाई 2 पाई एक्स क्यूब। चलो ठीक है यहां तक। अब अगर इस समीकरण को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं तो क्या ये म्यू नॉट 2m बटा 4 पाई एक्स क्यूब बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। भाई कुछ नहीं किया है, 2 से हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया है, तो क्या बन गया ये म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से, ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है वर्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जब R इज वेरी वेरी लेस देन x हो, यानी वर्ताकार धारावाही पास की त्रिज्या है वो अक्ष पर जो बिंदु P है उसकी दूरी से क्या हो, बहुत ही कम हो, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। अगर इसी की मैं तुलना करूं एक अन्य चीज से, देखो हमें तुलना ही करनी है यहां पे, तो मुझे ये बताओ किसी विद्युत द्विध्रुव के
अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र जब L इज वेरी वेरी लेस देन R हो तो, यानी द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो यदि डिस्टेंस की तुलना में बहुत कम हो तो आपके पास शायद E अक्षीय स्थिति पर क्या आता है भाई, सबको पता है 1/4πε0 2p/r³, ये फॉर्मूला आता है भाई। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि ई अक्षीय बराबर क्या आता है 1/4πε0 2p/r³। अब देखो इन दोनों में करवाओ तुलना, क्या करवाओ भाई, इनका संपर्क करवाओ, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो मैं नए कलर से जो जो चीजें डिनोट कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। यहां पर ई अक्षीय है, यहां पर क्या आ गया भाई, बी अक्षीय आ गया। ये भी तो अक्षीय कंडीशन है, वर्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जब आर इज वेरी वेरी लेस देन 100 तो यहां पर एल इज वेरी वेरी लेस देन μ0/4π जो है उसकी जगह देखो यहां पर क्या है 1/4πε0 है या नहीं है, है। दो की जगह 2 है, P की जगह क्या है भाई, M है या नहीं है, यहां पर P तो यहां M, और r³ की जगह क्या है, x³ है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं वर्ताकार धारावाही पास है वो सिमिलरिटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है विद्युत द्विध्रुव से। तो मुझे यह बताओ वर्ताकार धारावाही पास को आप क्या कह सकते हो, चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हो या नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हो। क्योंकि देखो जिस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर फॉर्मूला ये आता है उसी तरीके से वर्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर भी फॉर्मूला इससे सिमिलरिटी शो करने वाला हमारे पास है आया है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वर्ताकार धारावाही पास एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो देखो क्या आया भाई फॉर्मूला, एक बार वापस लिख देता हूं मैं। बी अक्षीय किसके लिए, वर्ताकार धारावाही लूप के कारण क्या आया μ0/4π और आगे आ गया 2m/x³, और इधर मैं लिखूं ई अक्षीय आता है विद्युत द्विध्रुव के लिए, ई अक्षीय क्या आता है 1/4πε0 2p/r³। इन दोनों फॉर्मूलों में अच्छे से कंपैरिजन की जाए, इन दोनों फॉर्मूलों में कंपैरिजन की जाए तो आप कुछ चीजों को इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हो कि μ0/4π है उसकी जगह यानी आप यूज कर सकते हो 1/4πε0। यानी पहली चीज आप यह कह सकते हो कि वैद्युतिकी के अंदर जहां 1/4πε0 कांस्टेंट यूज होता है, मैग्नेटिज्म में वहां पर कौन सा यूज कर सकते हो μ0/4π। इसी तरीके से m को रिप्लेस कर सकते हो p से। P क्या होता है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां m क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और बाकी डायरेक्शन ये तो दिशाएं, x की जगह r, ये तो कोई फर्क नहीं, यहां भी r ले सकते हो x ले सकते हो, उनसे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। मेनली आपके पास ये दो चीजें हैं जिनको आप रिप्लेस करके लिख सकते हो और जिनके आधार पर आप कह सकते हो कि हां एक वर्ताकार धारावाही पास है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब ये तो हो गए अक्षीय। अब इसी आधार पर आप क्या बी निरक्षीय भी लिख सकते हो क्या, फिर भाई अक्षीय वाला प्रूफ हो गया तो क्या बी निरक्षीय लिख सकते हो क्या, आप बिल्कुल लिख सकते हो। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय लिखो और उसको चेंज कर दो। विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय क्या होता है, निर्वात या वायु की कंडीशन में p/r³, यही होता है 1/4πε0 p/r³। तो बी निरक्षीय क्या बन जाएगा भाई, 1/4πε0 की जगह क्या लिखोगे μ0/4π, p की जगह क्या लिखोगे m लिखोगे, और r³ की जगह हमने x मान रखा है तो क्या मान लोगे x³। तो ये क्या आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में, यानी किसी चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आ जाएगा। यानी आप फाइनली ये कह सकते हो कि एक वर्ताकार धारावाही पास एक स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी व्यवहार करता है। कब,
जब जिस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के बीच की लंबाई को हम दूरी की तुलना में नगण्य मानते हैं, उसी तरीके से वर्ताकार धारावाही पास की त्रिज्या को अगर दूरी की तुलना में नगण्य माना जाए तो यह चुंबकीय द्विध्रुव की बातें व्यवहार करता है। यह आपको सिर्फ समझाना था भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है चल कुंडली धारामापी। थ्योरेटिकल पोर्शन है अच्छे से देखो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चल कुंडली धारामापी, यानी कुंडली चलेगी और धारामापी जिसको आप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हो। कई बार इसका इंग्लिश वर्ड सीधा ऐसे हिंदी रूप में लिखा हुआ आता है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो ये वर्ड भी ध्यान रखना भाई, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखो नॉर्मली आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर है क्या, धारा मापी, धारा मापने वाला एक उपकरण है। यानी कोई भी परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी चीजों को बताने वाला एक उपकरण है, वो क्या है, धारामापी होता है। वैसे धारामापी दो प्रकार का होता है, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। फिर चल कुंडली धारामापी वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और एक किलकित कुंडली धारामापी। लेकिन अब की बार आपके सिलेबसों में उन सारे सिस्टमों को हटा के एक सिंपल सा सीधा दे दिया है कि आप तो चल कुंडली धारामापी को शॉर्ट फॉर्म में समझा दो। तो देखो चल कुंडली धारामापी क्या है, तो ये डायग्राम बना हुआ है भाई, चल कुंडली धारामापी को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो दोनों तरफ दो चुंबकीय क्षेत्र है। अब ध्यान रहे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसे हैं, अवतलाकार आकृति के। कैसे हैं भाई, अवतलाकार आकृति के चुंबकीय ध्रुव ले रखे हैं आपने। यानी दोनों तरफ N और S दो चुंबकीय ध्रुव है जिनकी आकृति कैसी है, अवतलाकार आकृति है। अब आप ये कहोगे कि सर इसकी आकृति अवतलाकार, अवतलाकार मतलब ऐसे बने हुए हैं ना, अवतलाकार, अवतल के आकार के, यही क्यों लिए इसको सीधे भी ले लिए जाते हैं। तो अवतलाकार आकृति इसलिए बनाई जाती है ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। कैसा आना चाहिए, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। अब आप कहोगे फिर लफड़ा, ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, देखो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब यह है कि कुंडली का तल, कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहोगे भाई, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहोगे, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो कुंडली का तल होगा ना, यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर। तो अब यदि कुंडली पर कोई लंब डाले तो वो लंब चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। यह होता है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आपको कैसे आकृति के चुंबकीय ध्रुव लेना है भाई, अवतलाकार आकृति के चुंबकीय क्षेत्र लेना है। तो देखो चित्र में दर्शाए अनुसार दो चुंबकीय ध्रुव, ये थ्योरी आप इससे ही लिख सकते हो भाई। इसके अंदर एक कुंडली रखी हुई है भाई, ये आपकी एक कुंडली है, ये यहां पर रखी हुई है एक कुंडली। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखी हुई है कि इसका तल किसके समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, और इसके ऊपर एक कमानी या आप स्प्रिंग, नई वाली एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कमानी और वैसे हम इसको स्प्रिंग भी कह सकते हो। एसपी जो होती है ये एक क्या लगी हुई होती है, यहां पे स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये एक धुरी और नरम लोहे की क्रोड यहां पर। अब देखो ये इस प्रकार से, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है भाई, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर। अब ये कुंडली क्या करेगी भाई, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। तो इससे पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि कुंडली पर लगने वाला कुल बल होगा वो 0 होगा, लेकिन कुंडली पर एक टॉर्क काम करता है, बलागुण काम करता है, जो कुंडली को घुमाने का काम है करता है। तो ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इस कुंडली पर क्या लगेगा, एक बलागुण आरोपित होगा, और उस बलागुण के प्रभाव में ये कुंडली यहां पे क्या करने लग जाएगी, घूर्णन करने लग जाएगी। घूर्णन करेगी तो ये जो उस ऊपर स्प्रिंग या कमानी लगी हुई होती है, इसमें आएगा एंठन।
क्या आएगा? एंठन। जिस तरीके से हम कपड़े निचोड़ते हैं उसमें एंठन आता है ना, उसी तरीके से जैसे जैसे ये कुंडली घूमेगी तो इस स्प्रिंग में या कमानी में क्या आएगा? एंठन। एंठन का मतलब जकड़न आएगी, ये टाइट होगी। टाइट होगी तो इसका संकेतन है वो विक्षेपित होगा, और यहां पर पैमाना लगा होता है उसमें क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और उस विक्षेप के आधार पर आप बता दोगे कि कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही। ये बेसिक सी समझने वाली है कि इसकी थ्योरी थी। अब मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए तो किस प्रकार से होता है, तो देखो, जब यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है और इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? धारा। तो मान लो कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर एक बलागुण उत्पन्न होता है, जो कितना होता है भाई? टो बराबर, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो NIAB साइन थीटा। ये आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है भाई बलागुण का, कि कुंडली घूर्णन करेगी। घूर्णन किसके प्रभाव में करेगी? बलागुण। और वो बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो NIAB साइन थीटा। अब आप कहोगे सर कहां से आया, कहां से आया? देखो, एक्चुअल में फॉर्मूला अगर मैं इससे पहले वाला लिखूं तो आपको याद होगा टो बराबर क्या होता है? MB साइन थीटा। ये तो पढ़ा है ये सबने। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n व प्रवाहित धारा I हो तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आएगा NIA। भाई I है तो अभी जस्ट भी पढ़ा है हमने चुंबकीय आघूर्ण का, n फेरे हो तो क्या आ जाएगा? NIA। तो ये बन जाएगा आपके टो बराबर NIAB साइन थीटा, जहां थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जब डेरिवेशन किया था तो यहां पर थीटा की जगह हमने अल्फा लिया था, तो वो कुछ भी मान सकते हो, यहां अल्फा भी ले सकते हो या थीटा। थीटा क्या होता है भाई? M और B के बीच का कोण, M और B के बीच का कोण। अब देखो यहां पर ध्यान से, हमने चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना दिया? अरे त्रिज्य। त्रिज्य का मतलब है कि कुंडली का जो तल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा? समांतर। तो मुझे ये बताओ, इसके चुंबकीय आघूर्ण को उसमें डेरिवेशन में याद करो, हमने एक लंब दर्शा के शो किया था या नहीं किया था? अल्फा कहां से लिया था? चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के बीच में एक लंब डाला था। तो इस पर अगर मैं लंब डालूं तो चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। अगर थीटा होता है 90 तो टो बराबर कितना आ जाएगा? NIAB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? ये तो सिंपल सा हमने पीछे भी पढ़ा है। अब देखो, इस बलागुण के प्रभाव में ये कुंडली घूमने लगेगी, तो मुझे ये बताओ ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई है ये, इसमें क्या आएगा भाई? इसमें देखो ये स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो इसके अंदर ये जैसे जैसे घूमेगी तो इसमें क्या आएगा? एंठन आएगा या नहीं आएगा? और एंठन के कारण यहां पर इस कमानी में एक बलागुण आता है। क्या आता है? एक बलागुण, जो कुंडली में जो घूर्णन गति है उसका विरोध करेगा, और यहां पर उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बलागुण। क्या बोलोगे उसको? प्रत्यानयन बलागुण। भाई ये जैसे जैसे कुंडली घूमेगी, मान लो इस डायरेक्शन में कुंडली घूम रही है, तो घूमेगी तो ये कमानी है उसकी स्प्रिंग में क्या आएगा? एंठन आएगा या नहीं आएगा? और वो एंठन क्या करेगा? इस कुंडली में घूर्णन का विरोध करेगा, तो उस बलागुण को बोलोगे प्रत्यानयन बलागुण। तो यहां पर आप ये लिखोगे, कुंडली इस बलागुण के प्रभाव में, बलागुण के प्रभाव में घूर्णन करती है, जिसके कारण कमानी में एंठन आता है, एंठन आता है और एक बलागुण उत्पन्न होता है, बलागुण उत्पन्न होता है, जिसे प्रत्यानयन बलागुण कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन
बलागुण कहते हैं। और प्रत्यानयन बलागुण हमेशा जो विक्षेप आएगा उसके समानुपाती होता है। इसमें जितना एंठन आएगा संकेतन में विक्षेप आएगा या नहीं आएगा। तो प्रत्यानयन बलागुण है, आगे एक पॉइंट लिखोगे, प्रत्यानयन बलागुण, प्रत्यानयन बलागुण विक्षेप के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बलागुण विक्षेप के समानुपाती होता है। तो यहां पर आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर मैं इसको टो आर से रिस्टोरिंग की फॉर्म में लूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर विक्षेप को मैं लेता हूं फाई से। भाई जैसे जैसे कमानी घूमेगी तो संकेतन में क्या आएगा, विक्षेप, तो समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है के। क्या आता है भाई, कांस्टेंट के। समीकरण नंबर 2 दे दो, जहां के इसको बोलते हैं भाई एंठन नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, एंठन नियतांक है, एंठन नियतांक है। तो इसका मतलब जब चल कुंडली धारामापी या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की पूरी प्रोसेस होती है, एक्चुअल में अगर इसको वापस शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां दो बलागुण आते हैं। दो बलागुण कौन से, एक तो धारा प्रवाहित करते ही कुंडली को घुमाने वाला बलागुण, और जैसे ही कुंडली घूमेगी तो ऊपर लगी जो कमानी होती है उसमें क्या आएगा, एंठन, और एंठन के कारण इसकी गति का विरोध करने के लिए एक विपरीत दिशा में बलागुण आएगा। वो कौन सा होता है, प्रत्यानयन बलागुण। तो कुंडली वाले बलागुण का फॉर्मूला तो अपने पास आ गया, टो बराबर NIAB, और कमानी वाला जो प्रत्यानयन बलागुण है उसका आ गया टो बराबर के फाई। तो अब अगर मैं कहूं कि दोनों साम्य अवस्था में हो, साम्य अवस्था की स्थिति में, तो आपने 11th क्लास में एक पॉइंट पढ़ा होगा भाई, साम्य अवस्था की स्थिति में टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। इसका मतलब मैं कहूं कि टो किसके बराबर होना चाहिए, टो आर के बराबर। एक आगे की ओर टो है तो दूसरा उसको विपरीत, दोनों बराबर होंगे तो कुंडली कौन सी अवस्था में आ जाएगी, साम्य अवस्था की स्थिति। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर टो की वैल्यू कितनी है भाई, NIAB है, और टो आर की वैल्यू आई है के फाई। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं रिलेशन तो देखो फाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, NAB अपॉन के आई लिख सकते हो इसको। और ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है भाई, ये भी पूरा क्या होता है, एक कांस्टेंट। तो इसको मैं जहां NAB बटा के, कुछ भी मान लो, के डैश एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं, जिसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। अब देखो ये पूरा एक कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो भाई, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अतः फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई किसके समानुपाती है, प्रवाहित धारा के समानुपाती है। और इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है कि जितनी ज्यादा धारा विक्षेप ज्यादा आएगा, जितनी कम धारा विक्षेप भी कम आएगा। इस प्रकार से चल कुंडली धारामापी है, उसका सिद्धांत और प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो देखो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि चल कुंडली धारामापी क्या है, इसकी बनावट को समझाते हुए इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझे। अच्छा सा 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो चल कुंडली धारामापी क्या है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित है धारा का संसूचन किया जा सकता है। अब बनावट, तो बनावट में आपके पास डायग्राम है ही, ये डायग्राम बना सकते हो और इसमें जो जो चीजें है वो आप अपने मन से लिख सकते हो कि इसमें दो चुंबकीय ध्रुव लिए हुए N और S जो अवतलाकार आकृति के है ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। और इसके अंदर एक कुंडली होती है, उसके ऊपर एक कमानी लगी हुई होती है और विक्षेप पता करने के लिए एक संकेतक जुड़ा होता है जो किसी एक पैमाने से जुड़ा होता है। ये 3-4-5 बातें आप लिख के इसकी
थ्योरी को लिख सकते हो। फिर बात आती है सिद्धांत और कार्यविधि, तो ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है। और फाइनली अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर का, एक नंबर में पूछा जाए कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि चल कुंडली धारामापी में उत्पन्न विक्षेप प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह आप सिद्धांत लिख सकते हो। यहां पे मैं लिख रहा हूं, अतः चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी में उत्पन्न विक्षेप या प्राप्त विक्षेप प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह अगर वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे सिद्धांत पूछे तो यह लिख सकते हो आराम से। तो इस प्रकार से यह अपनी चल कुंडली धारामापी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। अब देखो, जो आपका एमीटर और वोल्टमीटर होता है, ये दोनों ही किससे बनाए जाते हैं? धारामापी गैल्वेनोमीटर की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार से बनाए जाते हैं तो समझते हैं इनको। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास, अब उपकरण से नहीं ओनली साइन से प्रदर्शित करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसका साथ में प्रतिरोध है, और इसके प्रतिरोध को मैं लिख देता हूं Rg, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में भी धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध तो इसका भी आएगा। ये आपके पास क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर धारामापी। ये है आपके पास धारामापी, इसको हमने एक प्रतीक के रूप में ले रखा है। ये धारामापी है। अब इसको बनाना है आपको एमीटर। देखो कैसे बनाते हैं इसको एमीटर। इससे पहले कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी है भाई। देखो, पहला पॉइंट, एमीटर क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना है कि एमीटर क्या है। देखो, पहली चीज, एमीटर एक ऐसा उपकरण या युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित है धारा का मापन किया जाता है। एमीटर किस काम में आता है? धारा मापने के लिए। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं कि जो एमीटर है ये किस लिए प्रयुक्त होता है? धारा मापन के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होता है? धारा मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति है वो क्या है? एमीटर है। दूसरा पॉइंट, इसे हमेशा अगर किसी भी परिपथ में आप जोड़ना चाहोगे, कि मान लो आपको कहीं से भी वायर से धारा प्राप्त करनी है कि भाई इतने इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस उपकरण को लगाना तो पड़ेगा ना। तो इसको हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? तो इसको सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है भाई। कौन से क्रम में लगाओगे इसको? श्रेणी क्रम में। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है भाई। कितना होता है? 0 होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार बोर्ड में यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? 0 होता है। ये पहले चीज है। इसका मतलब एमीटर का प्रतिरोध मिनिमम होना चाहिए भाई। एक आदर्श एमीटर कौन सा होगा? जिसका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में बदलना है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है? जैसे मान लो Rg है, तो आपको ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है कि प्रतिरोध कम से कम प्राप्त हो। तो मुझे यह बताओ कि प्रतिरोध कम करने का तरीका क्या है? तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जब आप किन्हीं भी उपकरणों को या तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो आपको पता है प्रतिरोध ज्यादा आता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध क्या आता है? कम आता है। तो आपको एमीटर में बदलना है तो प्रतिरोध क्या चाहिए? कम। तो इसके समांतर क्रम में अगर मैं कोई प्रतिरोध जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा भाई? प्रतिरोध न्यूनतम आ जाएगा। तो वो किस में बन जाएगा? एमीटर में। तो यहां देखो लिख रहा हूं मैं कि गैल्वेनोमीटर को
एमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है? तो देखो, धारा मापी के, ये एक ही लाइन है ना, धारा मापी के समांतर क्रम में अति अल्प मान का प्रतिरोध, जिसे शंट भी कहते हैं भाई, क्या कहोगे इसे? शंट, जोड़कर धारामापी को एमीटर में बदला जा सकता है। एमीटर में बदला जा सकता है। क्या करना है भाई? अगर आपको चेंज करना है धारामापी को, किसमें? एमीटर में, तो क्या करना है? धारामापी के समांतर क्रम में एक अति अल्प मान का प्रतिरोध, या जिसको आप क्या कहोगे? शंट जोड़ दो, तो प्रतिरोध पूरे परिपथ का न्यूनतम हो जाएगा, और प्रतिरोध न्यूनतम तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में। तो देखो, ये आपके पास धारामापी थी भाई, जिसका प्रतिरोध आरजी है, इसको हमें एमीटर में चेंज करना है। तो क्या तरीका है? अभी हमने लिखा कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, जिसका प्रतिरोध आरजी है, इसके समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम यही होगा, समांतर क्रम में एक शंट जोड़ दो, एक प्रतिरोध जोड़ दो आर एस, जिसका मान बहुत ही कम हो। तो अब आपका जो बना निकाय है वो क्या कहलाएगा, या बना उपकरण है वो क्या कहलाएगा? एमीटर। क्या कहलाएगा भाई? एमीटर। ये बन गया भाई आपका एमीटर। क्या बन गया? एमीटर। तो सिंपल सा लॉजिक है एमीटर बनाने का। क्या करना है? गैल्वेनोमीटर जो आपका था, उसके समांतर क्रम में एक आरएस, जिसको मैंने मान रखा है कि शंट का रेजिस्टेंस आरएस अति अल्प मान होता है इसका, इसको समांतर क्रम में जोड़ दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। अब देखो, एमीटर बनने के बाद इसका अगर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें कि आपने जोड़ तो दिया, अब पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या बना? तो देखो, समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/R इक्विवेलेंट बराबर, पहला कौन सा है भाई? गैल्वेनोमीटर का तो RG है, तो 1/RG प्लस दूसरा कौन सा है? 1/ शंट जोड़ा तो RS, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा RG RS, और ऊपर आ जाएगा, आप प्लस में है तो RG प्लस RS लिख सकते हो। देन R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? RG RS अपॉन RG प्लस RS। ये आ गया इसका तुल्य प्रतिरोध। एमीटर में रूपांतरित कर दोगे तो तुल्य प्रतिरोध ये आ जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या कहती है? आपको पता है आरएस क्या होता है? अति अल्प। आरएस अति अल्प मान का प्रतिरोध है। लिखा है हमने यही है कि यह अति अल्प मान का होना चाहिए। तो आर जी की तुलना में आर एस को नगण्य मानने पर, अगर इसको आरजी की तुलना में यहां पर नगण्य मान दो, ऊपर तो मानोगे नहीं क्योंकि गुणा में तो फर्क पड़ेगा, जोड़ बाकी में नहीं पड़ता है, तो आर इक्विवेलेंट लगभग किसके बराबर हो जाएगा? देखो, अगर यहां इसको जीरो करोगे तो आरजी बचेगा, आरजी से आरजी कैंसिल, तो किसके बराबर आ जाएगा? आर एस के बराबर आ जाएगा। अब मुझे यह बताओ, परिणामी प्रतिरोध कम हो गया या नहीं हो गया रे? देखो, पहले जब धारामापी थी ओनली, तब कितना था? आर जी था।
जैसे आपने समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा तो देखो कितना आ गया, RS, और RS अति अल्प मान का प्रतिरोध होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो आपका धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, वो किस में रूपांतरित हो गया, एमीटर के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगभग जोड़ेगे शंट के प्रतिरोध के आसपास आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी तरीके से धारामापी का रूपांतरण करेंगे वोल्टमीटर में। किसमें रूपांतरण करेंगे भाई, वोल्टमीटर में। तो सबसे पहले आपको वोल्टमीटर से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान रखना है कि ये जो वोल्टमीटर है ये काम में किस में आता है भाई। तो जो वोल्टमीटर है ये आपको पता है विभवांतर के मापन में काम में आता है। सबसे पहली चीज तो किसका मापन किया जाता है इसकी सहायता से, विभवांतर का मापन किया जाता है। दूसरी चीज कि इसको अगर आपको किसी भी तार का विभवांतर निकालना है तो इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। यानी परिपथ में इसको सदैव कौन से क्रम में ऐड करोगे आप, समांतर क्रम में, तब ये आपको विभवांतर देगा। और ये चीज एमीटर की ठीक उल्टी है, आप वैसे भी याद कर सकते हो। तीसरी अगर बात है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार बोर्ड में ये पूछा गया है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है वे, अनंत। ये क्यों होता है, मेरे हिसाब से अभी समझाना इसको मैं अच्छा नहीं समझता। ये आपने चीज पढ़ी होगी जब, लेकिन अब की बार न्यू एनसीईआरटी में ये पोर्शन हटा दिया। भाई एक विभवमापी नाम का टॉपिक हुआ करता था, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा वाले चैप्टर में व्हीट स्टोन सेतु, उसके बाद मीटर सेतु, मीटर सेतु के बाद विभवमापी। और विभवमापी जब पढ़ते तो इसको अच्छे से समझते, लेकिन अभी आप याद ही करो भाई फिर। वैसे इसका लॉजिक ये होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूं, कि समांतर क्रम में संयोजित होता है तो धारा का कुछ अंश इसके अंदर से गुजर जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ोगे तो धारा, जैसे मान लो ये वायर है, इसमें से धारा आई प्रवाहित हो, अब इसके समांतर क्रम में कोई उपकरण जोड़ोगे तो धारा इधर से भी तो प्रवाहित होगी या नहीं होगी। तो एक्चुअल में जितनी धारा इसमें से जानी चाहिए थी उतने ने जाके कुछ भाग इसके अंदर से भी चला जाता है, तो एक्चुअल जिसका मेजरमेंट देना चाहिए उतना ये नहीं दे पाता है। तो अगर इसका प्रतिरोध अनंत होगा तो इस वायर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जितनी इसमें से जाएगी उतनी ही आगे चली जाएगी, इसलिए इसका क्या होता है, अनंत होता है। अब आपको चेंज करना है धारामापी को वोल्टमीटर में। अब देखो, यानी वोल्टमीटर अगर आपको बनाना है तो प्रतिरोध अनंत का मतलब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे यह बताओ प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा मिले। जैसे पिछले में न्यूनतम चाहिए होता है तो समांतर क्रम में जोड़ा, तो इसमें किस में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। तो मैं यहां लिख रहा हूं धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा चाहिए आपको, उच्च मान का प्रतिरोध, या जिसको क्या कहोगे, शंट जोड़ने से धारामापी को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। यही आपको मेनली पॉइंट इसमें ध्यान में रखने हैं भाई। अगर आपको एमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, धारामापी के समांतर क्रम में अति अल्प मान का प्रतिरोध, और वोल्टमीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे आप, उच्च मान का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। देखो
मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर था पहले, जिसका प्रतिरोध कितना लेते हैं हम, आरजी। ये है आपका धारा मापी, पहले वाली कंडीशन, ओनली धारा मापी, परिवर्तित नहीं किया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है भैया, आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक शंट जोड़ना है, आरएस ही जोड़ देता हूं, जिसका मान अति उच्च होगा। तो बना जो निकाय या परिपथ बनेगा उसको आप क्या कहोगे, वोल्टमीटर। यानी एक आरएस शंट है, वो उच्च मान का प्रतिरोध है, मैंने इसमें श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। तो अब आपका ये क्या बन गया है, धारामापी से वोल्टमीटर। क्या बन गया भाई, वोल्टमीटर। और अगर बात करें तुल्य प्रतिरोध की, किसकी बात करें भाई, तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में तो इजी सा है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा भाई, आरजी गैल्वेनोमीटर का और साथ में जोड़ा आरएस। तो देखो प्रतिरोध बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। और आपको पता है वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना भी क्या चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक धारामापी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस चैप्टर में आपके या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस बची है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फास्टली। पहले आती है धारामापी की धारा सुग्राहिता। देखो धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, किसी धारामापी में किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता कहलाते हैं। यानी किसी धारामापी में आप बिल्कुल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करो तो उस संकेतक में कितना विक्षेप आता है, इसे ही क्या बोलोगे भैया आप, धारामापी की धारा सुग्राहिता। यह आपके पास डेफिनेशन है भाई। अब इस डेफिनेशन से ही बनाते हैं फॉर्मूला। देखो इसको डिनोट करते हैं एस आई से, एस और पास में छोटा सा आई, सेंसिटिविटी और करंट। आई यानी करंट और एस यानी सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। अब देखो विक्षेप और कितनी धारा प्रवाहित करने पर एकांक, तो फाई अपॉन क्या हो जाएगा, आई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, एस आई बराबर फाई अपॉन आई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि आई बराबर 1 एम्पियर हो, तो देखो एस आई किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर आ जाए। तो यदि एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप आएगा वही उसकी क्या होती है, धारा सुग्राहिता होती है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम लिख सकते हैं। अभी पीछे अपने पास एक फॉर्मूला आया था, फाई बराबर एन ए बी अपॉन के आई, और एस आई का फॉर्मूला अपने पास अभी अभी आया है फाई अपॉन आई। अगर इसको मैं इसके अंदर रखता हूं तो एस आई बराबर फाई की जगह क्या आ जाएगा, एन ए बी अपॉन के, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला इसका बन जाता है भाई। जहां पर एन क्या होती है, कुंडली में फेरों की संख्या, ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र, और के एंठन नियतांक। इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। और इसको आपको पता है एस आई, इसको परिवर्तन गुणांक के डैश के रूप में भी लिख सकते हो आप।
यानी NAB अपॉन के खुद एक नियतांक होता है जिसको एक नए कांस्टेंट से लिखा था के डैश। पहले वाले एनसीईआरटी में इसको एंठन गुणांक को सी लेते थे और इसको परिवर्तन गुणांक को के लेते थे, तो अगर वो भी कहीं दिया हुआ हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से आप धारामापी की धारा सुग्राहिता को फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप यह कह सकते हो कि कुंडली में जितने फेरों की संख्या ज्यादा होगी, धारामापी की धारा सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, देखो कुंडली में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स रहेगा, कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी फिक्स रहेगा, जितनी ले लोगे। के एक नियतांक है, तो मेनली यहां पर ऐसा ही किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से धारा सुग्राहिता को भी बढ़ाया जा सकता है। तो यह हो गई आपकी धारा सुग्राहिता। बढ़ते हैं, इसी तरीके से वोल्टता सुग्राहिता होती है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं भी। धारामापी में एकांक विभवांतर आरोपित करने पर, एकांक विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त या उत्पन्न विक्षेप वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। यानी यदि आप 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करते हो और उसकी वजह से विक्षेप कितना आ जाए, उसी को आप क्या कहोगे, धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता। तो देखो इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से बना सकते हो, एस वी से डिनोट कर देते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो क्या हो जाएगा फाई अपॉन वी। फाई अपॉन वी इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई। तो आप ये लिख सकते हो कि यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, तो यानी विभवांतर एकांक हो, तो एस वी बराबर कितना आ गया, फाई आ गया या नहीं आ गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं, वोल्टता सुग्राहिता। तो धारामापी में एकांक विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त विक्षेप को क्या बोलोगे, वोल्टता सुग्राहिता। अब देखो इसका भी फॉर्मूला आप उसी तरीके से बना सकते हो। देखो इसके लिए चीजें ऐड करनी पड़ेगी आपको। यदि धारामापी का, यदि धारामापी का प्रतिरोध G हो, तो यानी मैंने धारामापी का प्रतिरोध कितना मान लिया, G। तो मुझे यह बताओ ओम के नियम से अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो V बराबर IG होगा या नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला फाई अपॉन वी है, इसको क्या लिख सकते हैं, फाई अपॉन आई जी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। और आपको पता है यहां पर जो फाई अपॉन आई है इसको क्या लिख सकते हो रे, पीछे अभी आया है, इसको आप एस आई अपॉन जी भी लिख सकते हो। तो ये एक रिलेशन बन गया दोनों के अंदर, एस आई अपॉन जी, वोल्टता सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता के मध्य रिलेशन। तो ये भी आप बना सकते हो, फाई की वैल्यू भी रख सकते हो। तो इस तरीके से धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता में ये एक रिलेशन भी होता है। बढ़ते हैं लास्ट डेफिनेशन धारामापी का दक्षतांक। देखो दक्षतांक क्या होता है, डिफाइन करते हैं सबसे पहले। दक्षतांक, दक्ष का मतलब क्या है रे, धारामापी बिल्कुल छोटा सा विक्षेप भी दे दे तो वो दक्ष है भाई। एक तो मान लो मैंने धारामापी में 0.0001 एम्पियर की धारा प्रवाह, ये इतनी छोटी है कि धारामापी को पता ही नहीं चला, लेकिन धारा तो प्रवाहित हो रही है ना, और धारामापी का काम क्या है, धारा को मापना। तो कई बार क्या होता है, बहुत छोटे मान की जब धारा होती है तो उसका धारामापी को पता ही नहीं चलता, अगर वो ज्यादा दक्ष है नहीं है। तो दक्ष ज्यादा होगा तो वो मिनिमम वैल्यू की धारा को भी आराम से मेजर कर सकता है, उस पर विक्षेप दे सकता है। तो उसी गुणांक को बोलते हैं दक्षतांक। तो देखो किसी धारामापी में एकांक विक्षेप उत्पन्न
एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा, आवश्यक धारा की मात्रा को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। यानी बिल्कुल छोटा सा एकांक विक्षेप भी आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कितनी धारा चाहिए होगी आपको, ये उसका क्या होगा, वे दक्षतांक होगा। तो आपको इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, इसको मान लो x से डिनोट करते हैं। तो देखो एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा, तो I/φ इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो यदि यहां पर φ 1 हो तो x किसके I के बराबर हो जाएगा। I/φ को क्या मैं 1/SI लिख सकता हूं रे, क्योंकि SI बराबर क्या होता है, φ/I होता है। तो ये उसका उल्टा हो गया या नहीं हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो धारामापी का दक्षतांक होता है ये किसके तुल्य होता है, धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। तो देखो ये भी लाइन लिख सकते हो, धारामापी का दक्षतांक धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, व्युत्क्रम के तुल्य होता है, यानी उल्टा होता है भाई इसके। तो इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये भाई आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। 8 क्लासेज हुई हमारी, और 8 क्लासेज के अंदर हमने नए एनसीईआरटी बेस्ड पूरे पैटर्न पर सारे कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितने भी एग्जाम्पल साथ थे उनके हिसाब से हमने कंप्लीट किया है। और आशा है कि आगे हम एक इस तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर यूट्यूब पर इस चैनल पर सीरीज आने वाली है जिसमें आपकी एनसीईआरटी के पीछे जो भी एक्सरसाइज है और जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हुई है ओनली उस पर बेस्ड हम वीडियो डालेंगे। तो देखते हैं आगे जैसे ही होता है तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।